नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन कौशिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर, जहां पर आज हम न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे। न्यूज़पेपर में हम बेसिकली एडिटोरियल डिस्कस करेंगे शशि थरूर का, जिन्होंने एक दो दिन पहले एक बहुत अच्छा सा एडिटोरियल लिखा था जिसमें ढेरों वोकैबलरी लिखी गई थी। वोकैबलरी के साथ आज हम ग्रामर का एनालिसिस भी करेंगे और इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं बैंकिंग और एसएससी के एग्जाम के लिए, वो सारी चीजें आज धीरे धीरे डिस्कस की जाएंगी। उससे पहले हमारा हर बार की तरह क्लास में, जैसा कि आप जानते हैं कि क्या क्लास में शुरुआत में डोज दिया जाता है वोकैबलरी का, तो वोकैब डिस्कशन पहले करेंगे। वोकैब डिस्कशन के बाद धीरे धीरे हम फर्दर आगे कंटिन्यू करते चलेंगे। तो सबसे पहला कंसेप्ट शुरू होता है वोकैबलरी का। आपके सामने सिलेक्टेड वर्ड्स हैं, उनको चाहो तो लिखते जाइएगा, काफी काम आने वाले हैं बच्चा। सबसे पहला वर्ड है स्पर्न्ड, SPURNED, स्पर्न्ड। स्पर्न्ड वर्ड है, इसका मीनिंग समझने से पहले इसकी पार्ट ऑफ स्पीच देखें तो इसका अर्थ होता है, ये एक वर्ब है। ये एक वर्ब है, वर्ब यानी क्रिया है। क्रिया के साथ साथ अगर हम आगे बात करें तो इसका अर्थ होता है किसी चीज को स्वीकार ना करना, किसी चीज को स्वीकार ना करना। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई चीज ऑफर की जाती है, ऑफर करने के बाद हम उन चीजों को एक्सेप्ट करें या रिफ्यूज करें, डिनाई करें, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है। तो स्पर्न्ड का मीनिंग होता है टू रिफ्यूज समथिंग दैट somebody हैज ऑफर्ड टू यू। कुछ भी चीज आपको ऑफर किया गया है, आपने उसको क्या कर दिया, क्लियरली डिनाई कर दिया, क्लियरली मना कर दिया, तो उसके लिए वर्ड बनता है स्पर्न। ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड होने का अर्थ क्या होता है, नेगेशन, दर्शाना, जिसके साथ में अक्सर नॉट का प्रयोग नहीं होता है। अगला वर्ड हमारे पास है टार्टली। टार्टली में अब बच्चे के दिमाग में बचपन से क्या भरा जाता है कि जिस भी शब्द के साथ में एलवाई जुड़ा आ जाए तो वो एडवर्ब बन जाता है। हर बार ऐसा नहीं होता है बच्चा, हर बार ऐसा नहीं होता है। टार्टली यहां पर एक संज्ञा है। संज्ञा का अर्थ होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक के अंदर जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम किसी भी चीज को, वे ऑफ टॉकिंग या किसी भी चीज के पैटर्न को, भाव को बताते हैं, तरीके को बताते हैं, तो वर्ड बनता है टार्टली। टार्टली का मतलब होता है किसी भी एक गुस्से वाले तरीके से, तीखेपन से, बदतमीजी के मैनर से जब हम किसी को रिप्लाई करते हैं तो वर्ड बनता है टार्टली। टार्टली के बाद वर्ड आता है डेपिक्ट। डेपिक्टेड ईडी लगा है, वर्ब है ये। इसका अर्थ होता है कोई भी चीज को ड्रॉ करना, दिमाग में उसकी छवि बना लेना, कुछ भी चीजों को चित्रित कर लेना। चित्रित कर लेना उसको हम चित्रांकन कह सकते हैं, किसी चीज को पेंट करना, किसी भी चीज की। अब अक्सर क्या होता है, बचपन से एक बच्चा जो होता है समाज में बहुत सारी चीजों को सीखता जाता है। अब ये उसके ऊपर है कि उसके दिमाग पर उस चीज का कैसा आरेख बना है, कैसा चित्र बना है, कैसी कैसी चीजें प्रेजेंट हुई है, तो उसके लिए वर्ड आता है डेपिक्टेड। डेपिक्टेड का अर्थ होता है कि आपके दिमाग पर उस चीज का कैसा प्रभाव पड़ा है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट, अगली वोकैबुलरी का क्या है, एक्कोलेट्स। एक्कोलेट्स एक नाउन है। बेसिकली एक्कोलेट अकम्प्लाइज, जो कि गुनाह में साथ देने वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसे ही साथ देने वाले व्यक्ति को एक्कोलेट्स कहते हैं। एक्कोलेट्स होता है जैसे गिरजे में गिरजाघर होता है, गिरजाघर में काम में सहायता करने वाले लोग होते हैं, तो सहायक को बेसिकली एक्कोलेट्स कहा जाता है, जो किसी भी धर्म और धर्म से संबंधित कार्यों के अंदर सहायता करते हैं, आपको काम करने में एक तरीके से मदद करते हैं। अगला वर्ड आता है एम्युलेट। एम्युलेट एक वर्ब है। एम्युलेट एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है किसी से बराबरी करना या उससे आगे बढ़ने की कोशिश करना। हम इसे कंपीट भी कह सकते हैं। कंपीट का अर्थ होता है किसी से आगे बढ़ने का प्रयास करना, कंपीट करना, बढ़ने की कोशिश करना, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश को कंपीट कहा जाता है। अक्सर ये होता है, अक्सर ये तो बचपन से हमारे दिमाग में भर रखा होता है कि आपको इससे आगे बढ़ना है, आपको तरक्की करना है, आपको अपनी डेडलाइन को क्रॉस करना है। तो कंपीट का अर्थ होता है आगे बढ़ने का प्रयास करना, आगे बढ़ने की चेष्टा करना, कोशिश करने को कंपीट कहते हैं। कंपीट वर्ड जो बनता है वो कंपटीशन से बनता है, कंपटीशन से बनता है। कंपटीशन का अर्थ क्या होता है, किसी से आगे बढ़ने की कोशिश करना, आगे बढ़ने की कोशिश करना। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ।
अगला वर्ड आता है ऑस्टेंसिबली। ऑस्टेंसिबली एक एडवर्ब है। ऑस्टेंसिबली, ऑस्टेंसिबली एक एडवर्ब है जिसको हम कहते हैं जो बिल्कुल सामने क्लियरली चीज दिखाई देती है। नॉर्मली क्योंकि शशि थरूर साहब राइटर हैं तो वो अच्छी लेवल की वोकैबुलरी ना यूज करे तो कैसा हो नहीं सकता। उन्हें वैसे भी अंग्रेजी का भारत में बहुत बड़ा ज्ञाता माना जाता है, बहुत बड़ा एक तरीके से एक्सपर्ट माना जाता है। तो ऑब्स्टेंसिबली का मतलब होता है अपारेंटली। अपारेंटली मतलब ऐसा नजर आना, प्रतीत होना किसी भी चीज का। अगला वर्ड है ब्रांडिशिंग। अब ब्रांड से ब्रांडिशिंग बना है। ब्रांडिशिंग का अर्थ क्या होता है? उत्तेजना से, गुस्से में जब हम कोई चीज लहराते हैं। आपने नोटिस किया होगा अक्सर फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर आपने कई बार देखा होगा बहुत सारे लोग गन्स को लहराते हुए नजर आते हैं, हवाई फायर करते हैं, ब्रांडिशिंग करते हैं, अपने आप की पावर को ज्यादा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। तो ब्रांडिशिंग होता है उत्तेजना में, बेसिकली गुस्से में, उत्तेजना में, शो ऑफ में किसी भी वस्तु को हवा में लहराना ब्रांडिशिंग कहलाता है। याद रखना, एग्रेसिव मैनर को दिखाता है, एक्साइटेड मैनर को दिखाता है। एक तरीके से यह भी एक नेगेटिव एटीट्यूड क्रिएट करता है। अगला वर्ड है मेसिस। मेसिस होता है बेसिकली गदा बट विद स्पाइंस। एक ऐसी गदा यानी कि हनुमान जी की जैसे गदा होती है, गदा के ऊपर यदि उस पे भी कांटे लगा दिए जाए चारों तरफ, यानी उसकी बॉल की चारों तरफ, गदा की चारों तरफ, तो उस तरीके के सेक्शन को मेसिस कहा जाता है। मेसिस यानी कि एक ऐसा हैवी क्लब होता है जिसमें कांटे लगे हुए होते हैं और मेटल से बना होता है। मेटल का मतलब धातु से बना हुआ कोई प्रोडक्ट जिसके चारों तरफ स्पाइंस यानी कांटे, स्पाइक्स यानी कांटे होते हैं। अगला वर्ड है डायरेसिव। डायरेसिव होता है किसी चीज में विशेषण की बात करें तो यह उत्साहपूर्ण वर्ड दिखाता है। उत्साहपूर्ण का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा उत्साह से, रील से, एंथुसियाज्म से किसी काम को करने की कोशिश करने को कहते हैं डायरेसिव। डायरेसिव होता है उपहासपूर्ण, उपहासपूर्ण होता है जब हम किसी का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, किसी के बेसिकली बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं, उपहास उड़ाते हैं, हंसते हैं, मखौल उड़ाते हैं। भारत के अंदर सैकड़ों बार ऐसा होता है, लगभग हर रोज ही ऐसा होता है कि कुछ शक्ति के नाम पर, ताकत के नाम पर बहुत सारे लोग संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, संविधान की नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, उपहास करते हैं, मजाक बना देते हैं। तो उसके लिए वर्ड आता है डायरेसिव। एक्सप्रेसिंग और कॉजिंग कंटेम्प्चुअस, रिडिक्यूल और स्कॉन। एक्सप्रेसिंग और कॉजिंग कुछ ऐसा उपहास करना, मजाक बना देना किसी चीज का। अगला वर्ड है प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट का मतलब होता है किसी को मनाना, एक ऐसी पब्लिक फिगर जिसे हम, आपने एक वर्ड सुना होगा ना डेमेगॉग, एक वर्ड सुना होगा आपने डेमेगॉग। डेमेगॉग का मतलब क्या होता है? डेमेगॉग का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, नेता जो जाकर जनता के सामने अपने समर्थकों को, जनता को अपनी बातों में मनाने का प्रयास करता है। तो इसे कहते हैं प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहस करता है, बोलता है, अक्सर पब्लिक में या पब्लिक के सामने पर्टिकुलर किसी आइडिया पर, किसी मुद्दे पर और जनता पर विशिष्ट विचार दिखाकर उनको अपनी तरफ मिलाने का प्रयास करता है। अब 2024 है, इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद अभी भी कुछ राज्यों में इलेक्शन चलेंगे। तो जब इलेक्शन होंगे तो हर एक नेता अपने व्यूज को, अपनी बातों को दुनिया के सामने प्रेजेंट करेगा। बेसिकली उसके चाहने वाले जो होंगे, उसको मानने वाले होंगे, उसकी बातों को फॉलो करेंगे। अगला वर्ड है डेल्यूजन। डेल्यूजन इल्यूजन से बना हुआ वर्ड है। इल्यूजन होता है जब हम सामने पड़ी हुई कोई चीज को देखते हैं। अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है, प्यास लगने की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से सामने हमें पानी पड़ा हुआ नजर आने लग जाता है कि सामने पानी पड़ा हुआ है। अब पानी पड़ा हुआ है तो एक बात दिमाग में आती है कि हमें लगता है कि रोड पर पानी है, धीरे चलना चाहिए। लेकिन जब हम किसी की बातों में आ जाते हैं, किसी की ओपिनियन को गलत समझ लेते हैं, उनकी बातों को समझने में फेल हो जाते हैं, तो बनता है, क्या बनता है? डेल्यूजन। डेल्यूजन मतलब होता है एक तरीके का भ्रम क्रिएट होना। भ्रम यानी कि एक तरीके की गलतफहमी, मिसलीडिंग स्टेटमेंट क्रिएट हो जाना, मिसलीडिंग स्टेटमेंट क्रिएट हो जाना। जैसे आज के दिन अक्सर बार बार बहस चल रही है कई चीजों को लेकर,
कि एनसीईआरटी में से मुगलों का समय हटा देना चाहिए या मुगलों की बातों को हटा देना चाहिए, हमारे देश के वीरों की बात पढ़ाई जानी चाहिए। अब ये कई लोगों को ये बात एक मिसलीडिंग लग रही है कि आप इतिहास के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं और ऐसे ही एक भ्रम क्रिएट कर रहे हैं किस चीज का, फेक हिंदुइज्म का, ऐसा लोगों का कहना है। जबकि एक पक्ष ये कहता है कि क्यों पढ़ना चाहिए उन आक्रांताओं के बारे में जो हमारे देश में आकर सिर्फ चोरी और लूटपाट और एक तरीके से भ्रम क्रिएट करके गए हैं। तो आपस में जो विवाद है उसे डेल्यूजनरी कहा जाएगा। ओपिएट जो वर्ड बना है ये ओपियम से बना है। ओपियम आपने सुना होगा ना, नशा, एक तरीके का ओपियम जैसे हम कहते थे किसी टाइम पीरियड में नशे के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक पदार्थ होता है जिसे हम ओपियम कहते हैं। चलिए, ओपिएट्स होता है, संज्ञा बना दिया इसे, वर्ब को इसे संज्ञा बना दिया। ओपिएट का मतलब क्या होता है, नशा करना, ऐसा नशा जिसे खाने के बाद किसी चीज का दर्द कम हो जाए। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे लैक्सेटिव आपने वर्ड सुना होगा और भी बहुत सारे वर्ड बनते हैं। विरिलिटी जो बनता है ये शक्ति, क्षमता से बनता है। हालांकि डिक्शनरी में इसका वर्ड पोटेंट यानी पोटेंसी से रिलेट भी होता है, पोटेंट या पोटेंसी से रिलेट भी होता है। विरिलिटी का अर्थ होता है शक्ति, क्षमता। डॉक्ट्रीन होता है जब हम किसी भी चीज के बारे में महारत हासिल कर दें, बहुत सारे प्रिंसिपल्स क्रिएट कर दें, एक एजेंडा बना दें कि हम अपने इस एजेंडा के आधार पर देश में शासन चलाएंगे या अपनी बातों को अपनी पार्टी के सामने या अपने मानने वालों के सामने प्रेजेंट करेंगे, तो वर्ड बनेगा, क्या बनेगा बच्चा, डॉक्ट्रीन करना, किसी चीज के बारे में डॉक्ट्रीन करना। प्रिवेलिंग होता है सबसे ज्यादा मार्केट में जो चलने वाली चीज है, सबसे ज्यादा एक समय के अंदर सबसे ज्यादा चलने वाली चीज, डिमांडिंग थिंग को प्रिवेलिंग कहा जाता है कि इस समय कौन सी चीज कितनी ज्यादा डिमांड में है उसे हम प्रिवेल कहते हैं। कई बार ऐसी चीजें सामने आती हैं जिसके अंदर हम बातों को प्रेजेंट करते हैं। अब जैसे किसी भी नेता ने कोई भी बात कही तो वो क्या हो जाएगी, चलन में हो जाएगी यदि वो उसको लोग फॉलो करते होंगे तो। बढ़ते हैं आगे की तरफ। डिट्रैक्टर, डिट्रैक्टर का अर्थ होता है, जैसे आपने वर्ड पढ़ा है ट्रैक्टर्स, ट्रैक्टर्स के पहले वर्ड बना डिट्रैक्टर्स। डिट्रैक्टर का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना। क्रिटिक्स के लिए वर्ड यूज होता है डिट्रैक्टर, क्रिटिक्स के लिए वर्ड यूज होता है डिट्रैक्टर। क्रिटिक्स कौन होते हैं, वे लोग जो क्रिटिसाइज करें, जनता की बुराई करें, आलोचना करें या जनता के अलावा उन लोगों की, पब्लिक फिगर्स की क्रिटिसिज्म करें। ये वर्ड नया है, जिग्नोस्टिक, जब जिंगोइस्टिक है, सॉरी जिंगोइस्टिक होते हैं कट्टर देशभक्त, देशभक्ति विषयक, ऐसे लोग जो खुद को कहते हैं कि भाई हम तो सबसे ज्यादा बड़े देशभक्त हैं, हमारी बातों की बराबरी नहीं की जा सकती, तो उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, जिंगोइस्टिक। जिंगोइस्टिक अब आगे यूज होगा, याद रखना, पैट्रियोटिज्म पैट्रियट से बना है, हम नॉर्मल भाषा में हम इसको यूज करते हैं, नॉर्मली लैंग्वेज में हम पैट्रियोटिज्म को यूज करते हैं, लेकिन इसका अर्थ होता है बच्चा क्या, किसी भी देशभक्त को प्रेजेंट करना, विषय को बताना। आगे अनमैनली वर्ड है, अनमैनली, इस वर्ड को पढ़ना है। अनमैनली का मतलब होता है अच्छी क्वालिटीज ना होना, डरना या डराना कि आपने जो एक्सपेक्ट किया है वो कार्य नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए डरने वाला व्यक्ति अनमैनली कहलाएगा। अगला वर्ड है कॉयर्स, जो कि एक वर्ब है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में यूज किया जा चुका है, कई बार एग्जाम में यूज किया जा चुका है। इसका अर्थ होता है किसी को फोर्स करना, किसी को जबरदस्ती काम करने के लिए दबाव डालना, किसी को जबरदस्ती प्रेशराइज करना, अननेसेसरी दबाव देने को कहा जाता है कॉयर्स। अगला वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है हमारे पास में, उटोपियन। उटोपियन होता है कल्पना में जब आप जीते हैं, कल्पना में जब आप जीते हैं और दिमाग में ये सोच रखते हैं कि, दिमाग में एक बात होती है कि समाज ऐसा होना चाहिए, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, हर चीज ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। तो जब दिमाग में कोई छवि बन जाती है किसी चीज को लेकर, तो उस चीज को बोला जाता है उटोपियन वर्ल्ड, उटोपियन वर्ल्ड। इसी को राम राज्य का भी नाम दिया जाता है, भारत के अंदर राम राज्य चलाने के नाम को ही उटोपियन वर्ल्ड बोला जाता है। अच्छा जी, उटोपियन होता है काल्पनिक, याद रखना, कल्पना का लोक,
अगला वर्ड है कन्फर्म। अब कन्फर्म है ये वर्ड, कन्फर्म होता है किसी चीज को एग्री करना, एक्सेप्ट कर लेना। कन्फर्म होता है नियमों का, कानूनों का अनुपालन करना, नियमों का, कानूनों का अनुपालन करना, टू ओबे द रूल्स प्रॉपरली। अगला वर्ड ये इम्ब्यूज, एक बहुत अच्छी वर्ब है, कई बार देखने में मिल जाती है। ये बैंकिंग के एग्जाम के लिए बहुत अच्छी वोकैबुलरी है, याद रखना जितनी पढ़ाई जा रही है। इम्ब्यूज का अर्थ होता है किसी चीज के लिए डीप फीलिंग होना, आपके मन में किसी चीज को लेके पॉजिटिव, नेगेटिव या कोई भी एक एटीट्यूड अगर है तो उस वर्ड के लिए बनता है imbue. Imbue means to fill something या somebody with deep feeling, strong opinion, ideas और particular sense और great values, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू होना। जैसे कि बच्चा आज के दिन नोटिस किया जा रहा है कई जगहों पर नोट किया जाता है कि हिंदुइज्म को लेकर हमारे देश का युवा आजकल बहुत ज्यादा एग्रेसिव मूड में है। हिंदुइज्म को लेकर हमारे देश का जो युवा है काफी ज्यादा एग्रेसिव मोड के अंदर है, उसकी डिमांड जो है अलग अलग चीजों को लेकर बढ़ती जा रही है। अगला वर्ड है कॉन्विक्शन। कॉन्विक्ट को कॉन्विक्शन दिया जाता है, ION लगा है तो ये एक संज्ञा है। दोष सिद्ध होना, किसी पर गिल्ट प्रूव होना कि यस यू आर गिल्टी, गिल्टी यानी दोषी, गिल्टी यानी दोषी। अब अगला वर्ड आता है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, इनफ्लेक्टिंग। अगला वर्ड है इनफ्लेक्टिंग। इनफ्लेक्टिंग का अर्थ होता है किसी को फोर्सफुली, जबरदस्ती किसी काम को करने के लिए विवश करना, जबरदस्ती लादना। तो टू फोर्स समवन या somebody to have something unpleasant or something that he or she does not want, यानी कि कोई व्यक्ति जब किसी काम को करने के लिए एग्री नहीं होता और हम उससे जबरदस्ती वो काम कराते हैं। अक्सर पेरेंट्स जो होते हैं फोर्सफुली काम कराते हैं। भारत के अंदर लेफ्ट विंग और राइट विंग दो सेक्शन है। एक विंग जो है कहता है कि हमें गांधी की नीतियों पर चलना है, दूसरा कहता है हमें सावरकर की पॉलिसीज पर चलना है। आपस में विवाद क्रिएट हो रहा है और दोनों एक दूसरे पर थोपने का प्रयास करते हैं, अपने व्यूज को जबरदस्ती अनुपालन कराने की कोशिश करते हैं। विंडिकेट होता है किसी को, अच्छा ये तो विंडिकेट होता है किसी को जबरदस्ती किसी काम के लिए जबरदस्ती बदला लेने के लिए या न्याय संगत करने के लिए सिद्ध करना। विंडिक्टिव से विंडिकेट बना है, टू प्रूव समथिंग दैट समथिंग इज ट्रू, जबरदस्ती दबाव देकर या किसी चीज को प्रूव करना कि भाई ये सही है और ये गलत है। दैट यू आर राइट अबाउट डूइंग समथिंग स्पेशली व्हेन अदर पीपल थॉट डिफरेंटली। हर पॉइंट को लेकर के हर व्यक्ति की सोच, विचारधारा, वैल्यूज अलग अलग हैं। अब अगर कोई कहे कि मैं 100% गलत हूं तो ये उसका मानना है, लेकिन मेरा मानना या मेरे व्यूज उससे अलग हो सकते हैं। किसी भी पॉइंट को लेकर पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है। ऐसे कोई फैक्ट तो नहीं है ना कि यही सही होगा और ये गलत होगा, ऐसा कोई फैक्ट नहीं है। तो ऐसे में विंडिकेट होता है किसी चीज को न्याय संगत प्रूव करना। नेक्स्ट वर्ड है अपीजमेंट। अपीजमेंट होता है तुष्टीकरण। आजकल राजनीति में तुष्टीकरण हो रहा है। तुष्टीकरण का मतलब होता है सामने वाले की डिमांड अगर ज्यादा बढ़ रही है और हम कमजोर हो रहे हैं, लेकिन हम डिमांड मान ले तो युद्ध या झगड़ा या विवाद कम हो सकता है। तो सबको खुश रखने की पॉलिसी, सबको साथ लेकर चलना, सबकी डिमांड्स को नेगोशिएशन के आधार पर एग्री करने को अपीजमेंट कहा जाता है। अगला वर्ड है क्रीडो। क्रीडो होता है धर्म विश्वास, अ स्टेटमेंट और बिलीफ, स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ और एम विच गाइड समवन्स एक्शन। कोई स्टेटमेंट या कोई ऐसा बिलीफ जो जबर आपको गाइड करे, एक तरीके से प्रेशराइज करके गाइड करे कि भाई ये सही है और ये गलत है। भारत में ऐसे सैकड़ों किताबें हैं, ऐसे बहुत सारे वेद हैं जिनमें हर एक चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझाया गया। कहा तो यहां तक जाता है कि इंसान की समस्या का हर चीज का जवाब वेदों में लिखा हुआ है। तो ये मेरा धर्म विश्वास है, ये मेरा धर्म विश्वास है क्योंकि मैं इस पर विश्वास रखता हूं, अपने ईश्वर पर, देवी देवताओं पर। लेकिन जो नहीं मानते हैं उनके लिए इसका कोई अर्थ नहीं है। अगला वर्ड आता है परवर्स। परवर्स होता है दुष्कर्म में रहने वाला, गलत रॉन्ग डीड्स में रहने वाला, लाइकिंग टू बिहेव इन अ
way that is not acceptable or reasonable that most people think that is wrong। अब जैसे अक्सर क्या होता है, अब जैसे ध्यान दीजिएगा, हर व्यक्ति धर्म को लेकर बड़ा एडमेंट है, हर व्यक्ति, चाहे भारत में कोई भी व्यक्ति हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख हो, ईसाई हो, हर व्यक्ति का मानना यह है कि धर्म की ये मेरे अनुसार परिभाषा है। अब ऐसे ही रामनवमी पर या अलग अलग राम समय पर हम सभी अपने ईश्वर की उपासना करके हम क्या करते हैं, जागरण, कीर्तन, नगर कीर्तन, एक तरीके से जुलूस, जलसा या यात्रा निकालते हैं। अब उस जुलूस, जलसा या यात्रा को निकालते हैं, ये हमारा अधिकार है, लेकिन अब कुछ लोगों का मानना ये कि इससे उनके धर्म पर, आस्था पर दबाव पड़ रहा है और वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, तो ये हमारे अनुसार गलत है। लेकिन उनका व्यूज क्या है कि हम तलवारें लेकर चल रहे हैं, हथियार लेकर चल रहे हैं, गन्स को फ्लॉन्ट कर रहे हैं, गन्स को दिखा रहे हैं, तो ये भी एक धर्म विश्वास है कि वो कहते हैं ये शक्ति प्रदर्शन है। तो ऐसे में जो युद्ध होता है उसकी कोई एग्जैक्ट परिभाषा नहीं है। अब बढ़ते हैं आज के कंसेप्ट पर, न्यूज पर। आज जो न्यूज यानी एडिटोरियल जो दिया गया है, ये हमारे जो सीनियर हैं अंग्रेजी के, नाम मैंने आपको बताया था, शशि थरूर साहब, उन्होंने लिखा है। शशि थरूर साहब लेफ्ट विंग के सहायक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी जो भी स्टेटमेंट होगी वो स्टेटमेंट अपोजिशन पार्टी को लेकर होगी। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब हमें किसी राइटर के नेचर का पता चलता है, राइटर के टाइम का पता चलता है, तो हमें उसके राइटिंग स्टाइल का अंदाजा हो जाता है कि वो आगे क्या लिखना चाहता है, आगे क्या लिखना चाहता है। अब ऑब्वियसली बात है, अब जैसे मैंने कहा उनकी मेंटेलिटी लेफ्ट विंग को लेकर है, लेफ्ट विंग के लिए एग्री है, कंजर्वेटिव है, एक तरीके से लिबरल मानते हैं अपने आप को कई चीजों में और बाकियों को कंजर्वेटिव मानते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उनके जो व्यूज होंगे वो जाहिर सी बात है ऐसे होंगे जो हिट करेंगे अपोजिशन को, और अपोजिशन में रूलिंग पार्टी बीजेपी है, तो वो अलग अलग तरीके से एक दूसरे को हिट करेंगे। अब वो चीजें ध्यान से सुनिएगा, किसी भी राइटिंग को पढ़ते हैं तो राइटर के बारे में अगर जानकारी मिल जाती है, राइटिंग को करते हैं और राइटर के बारे में जानकारी मिल जाती है, तो 90% कंपोनेंट हमें पहले ही समझ में आ जाता है, ज्यादा एफर्ट्स करने की हमें जरूरत नहीं होती है। चलिए पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं क्या है, अ वेरी डिफरेंट कंसेप्शन ऑफ राम राज्य। भारत में जो राम राज्य का कंसेप्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ये उन्होंने इसकी एक हेडलाइन दी है, टाइटल दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट वॉज लॉन्गेस्ट सर्विंग, इट वॉज ये थी यानी किसी चीज के बारे में बात हो रही है, लॉन्गेस्ट सर्विंग यानी कि सबसे ज्यादा लंबे सर्व करने वाली आरएसएस, आरएसएस की फुल फॉर्म यहां दी गई है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अब संचालक है, सर संचालक जो हैं एमएस गोलवालकर हैं, जो माना जाता है कि किसी टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। हु फेमसली स्पर्न्ड, हालांकि जिन्होंने स्पर्न किया, स्पर्न यानी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, किस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, गांधी के अहिंसा के नियम को। लिखा जाता है अहिंसा, लिखा जाता है अहिंसा, मतलब होता है अहिंसा, और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और बहुत तीखेपन से इसका विरोध किया। और क्या कहा है उसे भी ध्यान दीजिएगा, कहा है ऑल हिंदू गॉड्स आर डेपिक्टेड, जितने भी हिंदू गॉड्स हैं उन्हें डेपिक्ट किया गया, यानी उनका चित्रांकन किया गया है, जिसमें वो कोई ना कोई वेपन लेकर खड़े हुए हैं। हिंदू देवी देवताओं को दिखाया गया है हमारे धर्म के अंदर क्या, कि कोई ना कोई वेपन लेके खड़े हैं। जैसे कृष्ण या विष्णु के लिए चक्र की बात की जाती है, अपनी शिव यानी भोले बाबा के लिए त्रिशूल की बात की जाती है, हनुमान जी के लिए गदा की बात की जाती है और श्री राम के लिए तीर धनुष की बात। तो ये कहा गया है कि जितने भी हमारे गॉड और गॉडेसेस हैं उन सबके पास में कोई ना कोई वेपन रहा है। ठीक है जी। सम ऑफ हिज एकोलेट्स, एकोलेट्स का मतलब उसके कुछ जो एकोलेट्स यानी साथी जो हैं, जो उनके बेसिकली सहायक जो हैं, दिस ईयर हैव डिसाइडेड टू, इस साल डिसाइड किया है, क्या डिसाइड किया है, एम्यूलेट। एम्यूलेट का मीनिंग अभी मैंने थोड़ी देर बताया था। एम्यूलेट का मतलब होता है आगे बढ़ने की कोशिश करना, किससे, अपने गॉड या गॉडेसेस से रामनवमी पर। और उन्होंने क्या निकाला, एक हिंदुओं का मार्च निकाला। किस चीज के लिए मार्च निकाला है, एक मार्च निकाला है ताकि वो इन व्हाट वर
ऑस्टेंसिबली वो प्रकट कर सके, प्रेजेंट कर सके रिलीजियस प्रोसेशंस को, धार्मिक अनुसंधानों को जितने भी धर्म से संबंधित है। और बदल गया, टर्न अप यानी बदल जाना, बदल गया, किस चीज में बदल गया बच्चा? ब्रेंडिशिंग स्वॉर्ड एंड मिसेस, यानी कि दिखावा करने लग गए वो धीरे धीरे, किस चीज का? बड़ी बड़ी तलवारों का और मिसेज का, यहां तक कि उनके पास में नाइफ यानी चाकू दिखाई दे रहे हैं, रिवॉल्वर दिखाई दे रही हैं, और वो एडवर्टाइज कर रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ का। अब यहां तक अगर हमने पढ़ा है तो इसकी एक बार छोटी सी स्किमिंग कर लेते हैं। स्किमिंग का मतलब होता है जो हमने पढ़ा है इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। यहां तक की स्टेटमेंट में शशि थरूर साहब कहते हैं कि आरएसएस के जो संचालक हैं गोलवालकर साहब, वो गांधी की अहिंसा की पॉलिसी का विरोध करते हैं, खंडन करते हैं, और ये बताते हैं, खंडन करते हुए कहते हैं कि जितने भी गॉड और गॉडेसेस हैं वो अपने साथ में वेपन्स रखते थे, इसीलिए जो अब उनके संचालक के साथी हैं, यानी अब के जो लोग हैं, अब जो हैं वो क्या है? वो दिखावा कर रहे हैं। रामनवमी पर एक मार्च निकालते हैं, और मार्च निकालने के बाद में तलवारों का, गदाओं का, गदा होती है ना, अभी मैंने बताया स्पाइक्स, कांटों वाली गदा, उसके बाद में चक्कुओं का, रिवॉल्वर्स का क्या करते हैं? दिखावा करते हैं, अपने हथियारों को फ्लॉन्ट करते हैं। फ्लॉन्ट यानी दिखावा करना, फ्लॉन्टिंग होता है बच्चा, दिखावा करना, हवा में लहराना। फ्लॉन्ट करते हैं अपने वेपन्स को, ताकि अपोजिट यानी कि मुस्लिम धर्म के लोगों के सामने अपनी ताकत को दर्शाया जा सके। ऐसा शशि थरूर साहब ने अपने आर्टिकल में लिखा है। अब आगे क्या कहता है? दिस वेपनाइजेशन ऑफ फेथ वॉज अ रिमाइंडर टू डिरसिव। अब डिरसिव अभी हमने थोड़ी देर बताया, किसी का उपहास उड़ाना, यानी ये जो हथियारों का जो दिखावा है, हथियारों का वेपनाइजेशन है, अपने पास दिखाना, ये विश्वास है, एक तरीके से दिखावा कर रहे हैं कि वो उल्लंघन है। उल्लंघन यानी रिजेक्शन है, नहीं मानते जो लोग दिखावा कर रहे हैं वो महात्मा गांधी के यूनिवर्सलिज्म को, कि पूरी दुनिया एक है, और नॉन वायलेंस की पॉलिसी को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अब एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बाय हिंदुत्व ओरिजिनल प्रोपोनेंट वीडी सावरकर, यानी कि जो उनके पहले वीडी सावरकर साहब थे, जिन्होंने क्या किया? शुरुआत करी। हु कंसीडर्ड देम, जिसके बारे में माना जाता है कि उन्होंने डेल्यूजन यानी उनके अंदर एक भ्रम क्रिएट किया नशे का। ऑब्वियसली यहां पे शशि थरूर साहब कहना चाहते हैं कि जो लोग ताकत का नशा दिखाना चाहते हैं वो लोग, या ये कहिए कि उन्होंने अगर बात को किसी तरीके से प्रेजेंट किया तो आज के दिन लोग उसको भ्रम में, गलतफहमी में अलग अलग तरीके से परिभाषाएं निकालकर प्रेजेंट कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ महात्मा गांधी मोरल लेसन, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए मॉरल लेसन जो थे, किस चीज के लिए? पीस के लिए थे। सावरकर एडवोकेटेड एज पॉलिटिकल विरिलिटी ऑफ हिंदुत्व, यानी कि सावरकर इसके लिए उनका कहना क्या था? पॉलिटिकल यानी कि पूरी की पूरी पावर दर्शाना, राजनीति की शक्ति दर्शाना, और राजनीति के अंदर अपनी पावर को एनहेंस करना, एलैबोरेट करना, लोगों को दिखाना कि हिंदुत्व क्या है। एन आइडिया विच सीम टू हैव फुल फ्लावर इन टुडेज फुट सोल्जर ऑफ दैट डॉक्ट्रिन, यानी कि ये एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि साधारण शब्दों में समझें तो यहां पर 2 पॉइंट बताए गए। पहला पॉइंट ये कहा गया कि बातों से समझने का प्रयास करेंगे कि शशि थरूर साहब का कहना है कि जो लोग अपने हाथों में तलवार, वेपन या किसी भी तरीके का हथियार लेकर रामनवमी पर मार्च करते हैं, वो इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं? अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन करने के बाद कहा जा रहा है कि उनके अनुसार, चाहे वीडी गोलवालकर साहब हुए या हमारे जितने भी सावरकर जैसे लोग हुए, जिनको वीर सावरकर जी के नाम से जाना जाता है, उनकी परिभाषाओं को या उनके द्वारा दी गई बातों को महात्मा गांधी की पॉलिसी का विरोध माना जा रहा है, कि वो एक तरीके से अपोज कर रहे हैं। अपोज यानी कि एक तरफ महात्मा गांधी शांति और अहिंसा की पॉलिसी को फॉलो करते थे, और यहां कहा जा रहा है कि
जो लोग हैं एक कदम और आगे बढ़ गए हैं और वो अलग अलग तरीकों से धर्म की परिभाषाओं को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और जो उनके फुट सोल्जर यानी कि वे लोग जो इस समय जमीन पर रहकर काम कर रहे हैं, वो अलग अलग तरीके से इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी नॉलेज का व्याख्यान कर रहे हैं कि ये इस प्रकार से होना चाहिए, ये इस प्रकार से होना चाहिए। और ये सारी चीजें जो की जा रही है एक तरीके से ताकत के नशे में की जा रही है, क्योंकि इनका मानना ये है इनडायरेक्टली मैनर में क्या है कि बीजेपी पावर के अंदर है और पावर के अंदर फुल फ्लेजेड लेवल पर इन लोगों को परमिशन दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है। नेक्स्ट पैराग्राफ का मतलब होता है लाइंस में परिवर्तन आना, मीनिंग बदलने की कोशिश करना, बातों को चेंज करना। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या कहता है, महात्मा गांधी आइडिया ऑफ राम राज्य। महात्मा गांधी का जो आइडिया था राम राज्य का था। द वेरी आइडिया ऑफ गांधी वन माइट से, कोई भी कह सकता है, इज इन डेंजर ऑफ बीइंग स्वेप्ट असाइड, कि इस समय वो खतरे में है। स्वेप्ट असाइड यानी कि लोगों ने उसे परे कर दिया है, बिल्कुल अलग कर दिया है। बाय प्रिवेलिंग यानी कि इस समय सर्वाधिक जो प्रचलित चीजें हैं, इस समय जो उनकी खुद की आइडियोलॉजी जो करंट में फ्लो में है, उनको थोपा जा रहा है। आयरनिकली इन फेवर ऑफ अ वेरी डिफरेंट कंसेप्शन ऑफ रामा। हालांकि उन्होंने जो इस समय नए तरीके से राम राज्य को महात्मा गांधी लाना चाहते थे, महात्मा गांधी की बात करें तो वो अपने आइडियाज को प्रेजेंट करते थे और जितने भी आइडियाज थे उनको प्रेजेंट करके एक्सपेरिमेंट करते थे, लागू हो गया या नहीं हुआ। लेकिन अब अकॉर्डिंग टू शशि थरूर ये थोपा जा रहा है और महात्मा गांधी के प्रेजेंटेशन को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है। These days when the standing of the historic डिट्रैक्टर्स हमने बताया आलोचना करने वाले लोग, जो विरोध करने वाले, इज एट ऑल टाइम हाई, इस समय सबसे ज्यादा फुल फ्लेजेड लेवल पर काम कर रहे हैं। गांधी की बुराई की जा रही है बेसिकली उसकी कमजोरी की वजह से। कहा जा रहा है कि वो बेसिकली मुस्लिम के इंटरेस्ट के लिए एकोमोडेट हो जाते थे। ऐसा कहा जा रहा है कि वे मुस्लिम के इंटरेस्ट के लिए एकोमोडेट हो जाते थे, और जब मुस्लिम्स के इंटरेस्ट की बात आती थी तो वो बात करते थे शांति के दूत बनते थे, पैसिफिज्म को दिखाते थे। ऐसा ये बात की जा रही। इवन कुछ फिल्में भी जो आई हैं, मूवीज जो आई हैं, उसके अंदर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यही मैसेज दिए जा रहे थे या जा रहे हैं। नोटिस करेंगे कि गांधी जो थे बेसिकली मुस्लिम्स के फेवर में बात करते थे। जैसे 65 करोड़ के लिए उन्होंने भूख हड़ताल कर दी कि भाई 65 करोड़ नहीं दिया तो हम उसके लिए भूख हड़ताल करेंगे, कुछ इस तरीके की बात है। विच इज सीन बाय द जिंगोइस्टिक, यानी कि जो देखा जा रहा था किसके बारे में, कट्टर देशभक्त जो थे वो बेसिकली हिंदुत्व के मूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा आगे थे, और जब महात्मा गांधी की इस तरीके की एक्टिविटीज को वो क्या कर रहे थे, स्वीकार नहीं कर रहे थे, और माना जा रहा था कि वो बेसिकली उल्टा एक्शन लेने वाले हैं कि भाई हिंदुत्व जो मूवमेंट है ये डराने का काम कर रहा है। इसी बीच में गांधी वॉज किल्ड, गांधी मारा गया। कहा जाता है कि गांधी जी की जब डेथ हुई तो उनके लिप्स पर महात्मा गांधी के नाम, मुंह पर सिर्फ राम का नाम था। जब उनकी डेथ हुई तो कहा जाता है कि उनकी डेथ के समय उन्होंने बोला था हे राम। लेकिन यहां पर उन्हें बताया जाता है हिंदुत्व को चलाने वाले लोगों के द्वारा कि महात्मा गांधी प्रो मुस्लिम थे। इंडीड, हालांकि वो फास्ट करते थे, आमरण अनशन करते थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स को, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स को अपनी तरह लाए, अपनी बातों को मनवाएं और देश को आगे बढ़ाने का काम करें। हैज कंडक्टेड टू ऑयर्स हिज फॉलोअर्स, अपने फॉलोअर्स पर कई बार वो जबरदस्ती करते थे कि नहीं तुम अपनी मनमानी नहीं करोगे, सुधार करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इनकी ये पॉलिसी थी। द मिनिस्टर ऑफ न्यू इंडियन गवर्नमेंट, यानी कि इस समय की जो मिनिस्टर्स हैं, नई गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी मिनिस्टर हैं, to transfer a larger share than any they had intended of the assets of undivided India to the new states of Pakistan। अब ये भी एक तरीके से शशि थरूर साहब क्या कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं। ब्लेम क्या कर रहे हैं, ब्लेम ये कर रहे हैं कि ये बेसिकली जबरदस्ती थोपा गया और जो
पाकिस्तान नहीं बनने देना चाहते थे या अनडिवाइडेड पाकिस्तान था, वो बेसिकली एक एसेट बन गया, एसेट बन गया। इस लाइन को पढ़ना है कि बड़ा शेयर पाकिस्तान को दिया गया। गांधीज आइडिया ऑफ राम राज्य वाज आर्ग्यूएबल उटोपियन। हालांकि राम राज्य जो गांधी जी चाहते थे कि राम राज्य होना चाहिए, वो एक उटोपियन था, सपनों का संसार था जो पॉसिबल नहीं हो सकता। अ विजन ऑफ परफेक्ट सोशल हार्मनी, एक ऐसी विजन था जो सोशल हार्मनी के लिए तो परफेक्ट था, इकोनॉमी के लिए जस्टिस था और पॉलिटिकल फ्रीडम थी कि भाई हर व्यक्ति को समाज में बराबरी का दर्जा मिले, अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ने के लिए जस्टिफाइड काम मिले, पॉलिटिकली फ्रीडम मिले। लेकिन ये एक उटोपियन वर्ल्ड था, हर बार ऐसा नहीं होता है। हिंदुत्व आइडिया इज वन ऑफ अनब्राइडल्ड हिंदुत्व। लेकिन जो आइडिया था एक तरीके से वो अब क्या बनता जा रहा है, डोमिनेंस बनता जा रहा है। डोमिनेंस का मतलब एक तरीके से दबाव देने का काम कर रहा है। इन विच हु डू नॉट कन्फर्म, यानी कि वे लोग जो इन नियमों का पालन नहीं करेंगे उनको उनकी जगह पे भेज दिया जाएगा, उनको उनकी जगह पर भेज दिया जाएगा। अब यहां पर इस कंटेंट की एक बार स्किमिंग कर लेते हैं। स्किमिंग के अंदर हमने 2-3 कंसेप्ट पढ़े। पहला कंसेप्ट पढ़ा कि महात्मा गांधी राम राज्य चाहते थे और राम राज्य के लिए वो एक तरीके से अपने आइडियाज को लाना चाहते थे, लेकिन अपोजिट के अंदर बहुत सारे लोग थे जो महात्मा गांधी को मुस्लिम्स का एक तरीके से फॉलोवर मानते थे। उनका मानना यह था कि मुस्लिम्स के लिए महात्मा गांधी ज्यादा काम करते हैं। शशि थरूर साहब कहते हैं कि वो एक तरफ तो फास्ट करते थे, व्रत रखते थे और देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने फॉलोवर्स को अपने साथ रखना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि पाकिस्तान को बड़ा शेयर देने के लिए, बड़ा हिस्सा देने के लिए भी गांधी जी बहुत प्रेशराइज कर चुके थे। तो यहां पर यह कहा जाता है कि जो लोग आज के हिंदुत्व की पॉलिसी को नहीं मान रहे हैं, उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है, उन्हें जबरदस्ती दबाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। ट्रुथ एंड महात्मा गांधी, सत्य क्या है और असल में सत्य के बाद महात्मा गांधी की पॉलिसीज क्या थी, अब इनके बारे में बात करते हैं। तो सच्चाई में महात्मा गांधी ने अपनी एक किताब लिखी थी बच्चा, सच्चाई में महात्मा गांधी ने अपनी किताब लिखी थी। तो महात्मा गांधी वॉज मोर देन जस्ट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल नॉन वायलेंट मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल। महात्मा गांधी पहला लीडर था जो एक तरीके से गुलाम देश में होने के बाद भी पूरे देश को, गुलाम देश में होने के बाद भी पूरे देश को इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता की तरफ लेकर गया और कॉलोनियल रूल के अंदर भी नॉन वायलेंट जैसे मूवमेंट जैसी पॉलिसीज को चलाया। वो एक फिलोसोफर भी थे। फिलोसोफर यानी कि अपने आइडियाज को प्रेजेंट करने की कोशिश करते थे, उनके आइडियाज जो थे उनमें बसते थे, अंदर वो हर बार हर एक इंडिविजुअल में सेल्फ इंप्रूवमेंट करते थे, सोशल चेंजेस की बात करते थे। इवन उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर भी यही टाइटल दिया, स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, यानी कि जितने भी ट्रुथ से रिलेटेड मैंने काम किए वो सारे मेरे एक्सपेरिमेंट्स हैं, कुछ कामयाब हुए और कुछ फ्लॉप हुए। आगे बढ़ते हैं। नो डिक्शनरी इम्ब्यूज ट्रुथ, यानी कि कोई भी डिक्शनरी ऐसी नहीं है जो गहरी भावनाओं को दर्शाए, ठीक है। इम्ब्यूज ट्रुथ विद द डेप्थ ऑफ द मीनिंग गांधी जी गेव इट, यानी कि ऐसी कोई डिक्शनरी नहीं है जिसमें महात्मा गांधी की दी हुई पॉलिसीज को एग्जैक्टली वैसे ही प्रेजेंट किया जाए। उसका जो ट्रुथ था एमर्ज फ्रॉम हिज कन्विक्शन, यानी कि जो उसकी सच्चाई थी वो प्रेजेंट हुई जब उसका कन्विक्शन हुआ। इट मींट, कन्विक्शन यानी जब उसे गिल्टी, दोषी साबित किया गया। इट मींट नॉट ओनली व्हाट वाज एक्यूरेट बट व्हाट वाज जस्ट एंड देयरफॉर राइट। Truth could not be obtained by untruthful and unjust means, which including inflicting violence upon one's opponent. अब ऐसा शशि थरूर कहते हैं कि जब बातों को प्रेजेंट नहीं किया जा रहा है तो जबरदस्ती लादने की कोशिश की जा रही है और लादने के बाद में उन पॉलिसीज को थोपा जा रहा है अपने ओपोनेंट, अपने विरोधियों पर। टू डिस्क्राइब हिज मेथड, गांधी जी कॉइंड हिज एक्सप्रेशन, गांधी जी ने अपने एक्सप्रेशन को दिखाया जिसमें सत्याग्रह की बात करी, यानी सत्य के लिए आग्रह, लिटरली होल्डिंग ऑन ट्रुथ, जिसमें उन्होंने सत्य को प्रेजेंट किया, और एज ही वेरियसली डिस्क्राइब्ड इट्स ट्रुथ फोर्स, यानी कि सच की ताकत थी, लव फोर्स, प्यार की ताकत थी, सोल फोर्स, एक तरीके से आत्मा की ताकत थी। ही डिसलाइक द इंग्लिश टर्म
पैसिव रेसिस्टेंट। उन्हें ये जो इंग्लिश टर्म थी पैसिव रेसिस्टेंट, इससे नफरत थी, बिकॉज सत्याग्रह रिक्वायर्ड एक्टिविज्म नॉट पैसिफिज्म। यानी कि उनका मानना यह था कि दोस्तों गांधी जी कहते थे कि जितनी भी पॉलिसीज हैं उनको लाने के लिए पैसिव होकर काम नहीं करना पड़ेगा, एक्टिव होकर काम करना पड़ेगा, आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, अपने आप को आगे लाना पड़ेगा, जनता को, देश को एकजुट होकर दिखाना पड़ेगा, ताकि अंग्रेजों को समझ में आए कि हम एक्टिवली चाहते हैं, हम पैसिवली नहीं चाहते हैं। आजादी। अब आगे बढ़ते हैं। इफ यू बिलीव्ड इन ट्रुथ एंड केयर एनफ टू ऑब्टेन इट, अगर आप सच में भरोसा करते हैं और सच्चाई में उसे पाना चाहते हैं, गांधी जी फेल्ट यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी पैसिव, तो आप घर बैठ के आजादी प्राप्त नहीं कर सकते, आपको एक्टिव होना पड़ेगा। यू हैव टू प्रिपेयर्ड एक्टिवली टू सफर फॉर द ट्रुथ, क्योंकि सच्चाई के लिए जीतने के लिए आपको सफर करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, सो आगे बढ़ना पड़ेगा। सो नॉन वायलेंस लाइक मैनी लेटर कंसेप्शन लेबल्ड विद अ नेगोशिएशन। हालांकि जो उन्होंने नॉन वायलेंस प्रेजेंट किया, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से नेगेशंस, नकारात्मकताएं भी दिखाई। फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन नॉन अलाइनमेंट मीन्ट मच मोर देन द डिनायल ऑफ the opposite. It did not merely imply the absence of violence. यानी कि जितने भी यहाँ पे पॉलिसीज थी उन्होंने हर बार आगे बढ़ने की कोशिश करी कि बिना लड़े, बिना पंगे लिए, बिना झगड़ा किए किस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है अपने व्यूज को। नॉन वायलेंस वॉज द वे टू विंडिकेट। नॉन वायलेंस अकेला एक ऐसा रास्ता था जिससे आगे बढ़ा जा सकता था, प्रेजेंट किया जा सकता था किस चीज को, ट्रुथ को। नॉट बाय इन्फ्लिक्शन ऑफ सफरिंग ऑन द ओपोनेंट। कहता है कि ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती थोपे, लड़े, झगड़े, नहीं, बट ऑन वन सेल्फ, जब वो खुद महसूस करे। गांधी जी की पॉलिसी थी कि अंग्रेजों को महसूस होना चाहिए कि देश की डिमांड क्या है, और उस डिमांड को महसूस कराने के लिए वो एक सिंपल सा प्रोसेस चलाते थे कि हमें लड़ना नहीं है। लेकिन दिमाग लगाने वाली बात यह है कि बिना लड़े, अगर हम बिना सोचे अगर हम इसी तरीके से बात करते थे तो सामने वाले का जो एस्पेक्ट था वो इसे कायरता यानी कावर्डाइज समझता था। इट वॉज एसेंशियल टू अनविलिंगली एक्सेप्ट पनिशमेंट इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट द स्ट्रेंथ ऑफ वंस कन्विक्शन। यानी कि यहाँ पे उनका मानना यह था कि दूसरे को गिल्टी साबित करने के लिए अगर आप किसी भी तरीके की पनिशमेंट प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो वो एक तरीके से इसेंशियल नहीं होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जबरदस्ती थोप रहे हैं किन्हीं चीजों को दूसरे व्यक्ति पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। एम्बिवैलेंस। एंड एम्बिवैलेंस का मतलब होता है एक तरीके से बातों को ठीक प्रकार से प्रेजेंट ना करना, बातों को ठीक प्रकार से प्रेजेंट ना करना। बच्चा एम्बी का अर्थ होता है मल्टीपल, एम्बी का मतलब होता है मल्टीपल, डबल यानी एक ऐसा एटीट्यूड जिसके अलग अलग मीनिंग हो। वो कुछ प्रेजेंट करते थे और हम उस बात का मीनिंग आज कुछ ले रहे हैं। तो जब कुछ इस प्रकार की पॉलिसी आती है तो उसे एम्बिवैलेंस कहा जाता है। द एटीट्यूड ऑफ द हिंदुत्व इंस्पायर्ड गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुवर्ड्स गांधी जी इज डीपली एम्बिवैलेंट। अब ऐसा कहा जाता है कि गांधी का जो सच्चाई में हिंदुत्व का पॉलिसी था और जो नरेंद्र मोदी का जो पॉलिसी है ये एक एम्बिवैलेंट है। एम्बिवैलेंट का मतलब उन्होंने कुछ दिखाना था और ये कुछ दिखा रहे हैं। बहुत सारे आरएसएस के प्रचारक और जो उसके मेंबर्स हैं संघ परिवार के, उन्हें पढ़ाया जा रहा है कि डिसलाइक करो, नफरत करो, किससे, महात्मा से, जिसका मैसेज टॉलरेंस था, प्लूरलिज्म था, एम्फेटिकली रिजेक्टेड यानी कि ज्यादातर उसको रिजेक्ट करो। As minorities appeasement by the Sangh Parivar and whose credo of non-violence or ahimsa was seen as an admission of weakness, unworthiness of meanly Hindu। अब ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी की जो अहिंसा की पॉलिसी है उनको उसकी कमजोरी माना जाता था, उसकी ताकत नहीं माना जाता था। यह कहा गया है कि अगर महात्मा गांधी नॉन वायलेंट प्रोसेस को फॉलो करता था इससे समाज में दब्बू नेचर बना, ऐसा यह पैराग्राफ कहता है जिसमें महात्मा गांधी और नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व को कंपेयर किया गया। नरेंद्र मोदी का हिंदुत्व जो है इस समय यह दिखाता है कि महात्मा गांधी की पॉलिसीज कमजोर थी, ऐसा यह पैराग्राफ दिखाता है। आगे बात करते हैं, लास्ट कॉम्प्लेक्स एक सेक्शन है, इसे फिनिश करते हैं। हिंदुत्व आइडियोलॉजीज
यानी आइडियोलॉग सावरकर, सावरकर की बात हो रही है, जिसको महात्मा अपने मोदी साहब जो है डिस्क्राइब करते हैं एज वन ऑफ हिज हीरोज। यहां पर उसको एक हीरो की तरह प्रेजेंट किया जाता है, जिन्होंने गांधी की पॉलिसीज को क्या किया था, एक तरीके से कंटेम्प किया था, उनका विरोध किया था। परवर्स डॉक्ट्रीन ऑफ नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ एंड क्लेम्ड इट was bound to destroy the power of the country। यानी कि उन्होंने क्या किया था, उनकी पॉलिसीज का, महात्मा गांधी की पॉलिसीज का, आज के दिन वैसे भी देखा जाए तो देश के दो धड़े हैं, एक गांधी जी को फॉलो करता है तो दूसरा सावरकर को। एक ऐसा है जो गोडसे को हीरो मानता है और एक ऐसा धड़ा है जो गोडसे को क्या मानता है, विलेन मानता है, क्योंकि उसने क्राइम किया था। तो अब ऐसे में जो आरएसएस वाले हैं वो गोडसे के एक्ट को सही मानते हैं। But the Prime Minister, for all Hindutva mindset, his admiration of Savarkar and his lifetime affiliation of संघ परिवार, यानी क्योंकि वो तारीफ करते हैं किसकी, सावरकर की, और उनकी पूरी टाइम उन्होंने जितना सावरकर ने संघ परिवार के लिए डिवोट किया, हैज एम्ब्रेस्ड गांधी जी, हैज एम्ब्रेस्ड गांधी जी, वो क्या कर रहे हैं, वो गले लगा रहे हैं किस चीज को, गांधी जी को। हेलिंग द महात्मा एंड इवन यूजिंग हिज ग्लासेस एज अ सिंबल ऑफ स्वच्छ भारत कैंपेन, लाइकिंग इट टू कॉल टू रिवाइव गांधीजी's आइडिया ऑफ सेवा थ्रू द स्वच्छ इंडिया कैंपेन। अब ये जो पीछे इन्होंने एक लाइन बोली थी, याद होगी, क्या लाइन बोली थी, इन्होंने पीछे एक लाइन बोली थी, क्या लाइन थी, वो लाइन थी कि यहां पर एम्बिवेलेंस है, एक तरफ ये बुराई करते हैं, दूसरी तरफ तारीफ करते हैं, और गांधी जी के बाद उन पॉलिसीज को एक्सेप्ट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द एम्बिवेलेंस स्पीक्स वॉल्यूम व्हेन मेनी मेंबर्स ऑफ मिस्टर Modi's BJP calls for replacing Gandhi statue across the country। ये लाइन ध्यान से सुनना, calls for replacing Gandhi statue across the country, किससे, assassin से। assassin होते हैं हत्यारे, कौन था हत्यारा, नाथूराम गोडसे के साथ बदल दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर सीक्स टू ले क्लेम टू द मेंटल ऑफ हिज फॉलो गुजरातीज फॉर ओन पॉलिटिकल बेनिफिट्स। कहते हैं कि जब इस तरीके की पॉलिसीज आती हैं और ज्यादातर बेनिफिट पहुंचाया जा रहा है अपने कौन से फेलो गुजरातीज को, ताकि ज्यादातर राजनीति से बेनिफिट मिलता रहे, दो लोग आपस में लड़ते रहेंगे, मुनाफा तीसरा खाता रहेगा। एट द सेम टाइम देयर इज ऑल्सो अ डिस्टेंस बिटवीन द ऑफिशियल गवर्नमेंट एम्ब्रेस ऑफ गांधी एंड अनऑफिशियल आइडियोलॉजी डिस्टेस्ट ऑफ हिम प्राइवेटली embraced by the members and supporters of ruling party, some of whom have not hidden their views that assassin was in their eyes a patriotic hero। अब यहां पर बहुत सिंपल सा तरीका इन्होंने ये बताया गया है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट समझना, बहुत छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे क्या, कि यहाँ पे ड्यूअल बीजेपी के सेक्शन दिखाए गए हैं शशि थरूर साहब के द्वारा। एक कहता है कि जो उनका नाथूराम गोडसे है वो हीरो है, और उस हीरो की प्रतिमा लगाई जानी चाहिए वहां वहां जहां जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी हुई है, उसको हटा करके किसकी प्रतिमा लगे, नाथूराम गोडसे की प्रतिमा लगे। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि वो एक दूसरी तरफ ऑफिशियल तरीके से महात्मा गांधी को प्रेजेंट भी करते हैं, और ये कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान जो था या इस तरीके की चीजें थी वो चलाई जानी चाहिए, जबकि दूसरी तरफ जो है उनके द्वारा या उनको मारे जाने वाले लोग जो हैं आज के दिन देशभक्त कहलाते हैं और देशभक्ति का कार्य दर्शाते हैं। Even Mahatma's declared intention shortly before his assassin to spend his remaining days in Pakistan, यानी कि महात्मा की जो डिक्लेयर्ड इंटेंशन थी वो बाद में, यानी कि उसके असैसिन्स के द्वारा क्या थी कि भाई पाकिस्तान चले जाओ, सिट अनकंफर्टेबली विद अ पार्टी हुज लीडर्स फेवरेट implication of its critics go to पाकिस्तान। जैसे आज के दिन जरा सी बात हो जाए, जरा सी कोई बात हो जाए तो सीधी एक लाइन बोली जाती है कि भाई तुम तो क्या हो, पाकिस्तान के फॉलोवर हो, तुम पाकिस्तान चले जाना चाहिए। हर बात के लिए एक ही लाइन आती है, तुम्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। इवन महात्मा गांधी के लिए भी यही बातें बोली जाती थी। अब पढ़ते हैं डिफरेंस के बारे में। इट इज वेल अंडरस्टूड दैट द विजन ऑफ महात्मा गांधी एंड openly practicing Hindu differed greatly from that of his fellow Hindu Savarkar and Golwalkar, the principal ideology of Hindu Mahasabha and RSS respectively the okay, ठीक है। अब इस बात से क्लियर समझ में आता है कि महात्मा गांधी की जो प्रैक्टिसेस थी, यानी जो कार्य थे हिंदुइज्म को प्रेजेंट करने के लिए, वो टोटली एक तरीके से
अलग अलग प्रिंसिपल्स पर बेटर, एक डिपेंडेंसी थी, अलग अलग तरीके से डिपेंड करते थे, एक तरफ गोलवालकर और सावरकर साहब, दूसरी तरफ महात्मा गांधी। हिज हिंदुइज्म ओपन, इलेक्ट्रिक and accepting of difference could have lent itself a different form of Hindu nationalism, a liberal nationalism imbued with the Hindu values and so suited to managing the diversity of India. But Gandhiji was too far inclusive to have qualified his नेशनलिज्म विद कम्युनल एडजेक्टिव। हालांकि यहां पर दो चीजें बहुत सिंपल तरीके से प्रेजेंट की गई, दोनों में डिफरेंस क्या था? डिफरेंस यहां पर एक बहुत सिंपल सा दिखाया जा रहा है। महात्मा गांधी सभी धर्म के लोगों को इक्वल मानते थे, उनका मानना यह था कि सभी को इक्वल प्रेजेंटेशन देनी चाहिए, जबकि अपोजिट साइड में यह माना जाता था कि इफ वी हैव गिवन द 50% शेयर ऑफ द सेक्शन, अगर हमने उनकी डिमांड का सारा सेक्शन दे दिया या 50% हिस्सा दे दिया तो उसमें हम अब आगे और आगे प्रोसीड उनके साथ हाथ मिलाना ये कार्य नहीं करेंगे। यहां पर वो कम्युनलिज्म को स्वीकार करते थे महात्मा गांधी जी, सांप्रदायिकता को, और आज के दिन हमारे देश में किताबों में लिखा जाता है लेकिन सहिष्णुता, टॉलरेंस खत्म है या एक तरीके से उसका डिफरेंट एस्पेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। सावरकर who had little use of Hindu religious beliefs and practices except as a label of identity formation never thought much of Gandhiji's faith। इस लाइन को ध्यान से सुनना। सावरकर ने कभी भी गांधी के फेथ पर भरोसा नहीं किया, उसके सिद्धांतों पर भरोसा नहीं किया, ना ही नॉन वायलेंस के ऊपर उन्होंने कभी इसको एक्सेप्ट किया। टू हिंदुत्ववादी नेशनलिज्म यानी देशभक्ति जो हिंदुइज्म की है वो उनका कहना था नॉन वायलेंट नहीं हो सकती, बिकमिंग इन ऑर्डर टू सक्सीड, अगर आगे पाना है, सक्सेस पाना है, इट नीड्स टू बी कोयर्स एंड डिस्ट्रक्टिव, यानी कि वो अपने दुश्मनों को समाप्त करने के लिए ताकत और बल पर ही बात करते थे, समाप्त करने की बात करते थे। एंड व्हेन इट सक्सीड इट इज एक्सप्रेस्ड थ्रू द apparatus ऑफ द स्टेट व्हिच हैज अ मोनोपोली ओवर वायलेंस। अगर हम सावरकर की बात को मानते हैं, वीर सावरकर जी की बात को मानते हैं, तो ये मान सकते हैं कि सावरकर जी मानते थे, जैसे कि आज के दिन हम कह सकते हैं ना योगी जी की पॉलिसी है, गुंडे हैं, हरकत करते हैं, मार दो, दफन कर दो, तेल छिड़क के आग लगा दो, खत्म कर दो वहीं पे, ये उनकी पॉलिसी थी। तो ऐसा ही इधर सावरकर जी को एक तरीके से प्रेजेंट किया गया है। डिस्पाइट बीइंग अ फार मोर डीपली रूटेड हिंदू देन सावरकर, महात्मा गांधी हैज अ लिटिल प्लेस इन द हिंदुत्व इमेजिनेशन। महात्मा गांधी के लिए शशि थरूर साहब कहते हैं कि उनके दिमाग में हिंदुत्व के लिए स्पेस हो सकता है कम हो, लेकिन सिटीजन यानी नागरिक के लिए, सांप्रदाय के लिए, सभी धर्मों की बराबरी के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूज थी। अब यहां पर एक तरीके से कंपैरिजन किया गया है, किस चीज का कंपैरिजन है? यहां पर कंपैरिजन है एक तरीके से हिंदुइज्म का और हिंदुत्व का, हिंदुत्विज्म और हिंदुइज्म का। यहां पर अब ये इनके व्यूज खुद के हैं, देखिए आई का यूज किया गया है, हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व एज आई हैव आर्ग्यूड इन माय बुक, उन्होंने अपनी बुक के अंदर आर्ग्यू किया गया, कितने? अब यहां पर बात हो रही है आई की, शशि थरूर की। वाई आई एम अ हिंदू एंड द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, यानी कि मैं हिंदू क्यों हूं और मेरी लड़ाई किस किस चीज से है। रिप्रेजेंटेड टू वेरी डिस्टिंक्ट एंड कंट्रास्टिंग आइडिया, यहां पर दोनों चीजों में मैं किससे संबंधित हूं और मैं हिंदू क्यों हूं, इन दोनों आइडियाज को डिपिक्ट करने के लिए आइडियाज यहां पे मेरी किताब में प्रेजेंट किए गए हैं। विद वाइटली डिफरेंट इंप्लीकेशन फॉर नेशनलिज्म, यानी कि जो पूरी तरीके से डेप्थ में नेशनलिज्म को डिफाइन कर रहे हैं उन चीजों के बारे में बात की गई है। द रोल ऑफ हिंदू फेथ, और आम हिंदू का क्या विश्वास है। द प्रिंसिपल्स गांधी स्टूड फॉर and the way in which he asserted them are easier to admire than to follow, यानी कि कहा जाता है कि महात्मा गांधी की जो पॉलिसीज थी कह सकते हैं कि बहुत आसान थी, लेकिन उनको फॉलो करते हुए सच्चाई के रास्ते पे चलना बहुत ज्यादा आसान नहीं था। बट देयर कंसेप्शन ऑफ राम राज्य रिप्रेजेंटेड एज आइडियल दैट इज बिट्रेड एवरी डे, यानी कि उनकी जो सोच थी, उनका जो आइडिया था, उनकी एक वैल्यू थी कि भाई राम राज्य होना चाहिए, उसे रोज तोड़ा जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है जनता के द्वारा, और डिस्टॉर्ट एक बनावटी हिंदुइज्म की परिभाषा समझाई जा रही है जो एक तरीके से केवल बाइगोट्री है, यानी केवल और केवल पक्षपात को दर्शाती, केवल और केवल पक्षपात को दर्शाती
है। तो दोस्तों इस पॉइंट की स्किमिंग करें तो यहां पर सिर्फ कंसेप्ट में क्या है कि रामनवमी का अभी इंसिडेंट हुआ सासाराम के अंदर, बिहार के अंदर और अलग अलग जगहों पर। वहां पर मुस्लिम वर्ग के लोगों ने या एक वर्ग के लोगों ने पथराव किया। पथराव के अंदर आपस में नुकसान हुआ। नुकसान के अंदर क्या हुआ कि काफी सारे लोगों को चोट लगी और ये प्रेजेंट किया गया कि क्या प्रेजेंट किया गया कि भाई हिंदू लोगों ने हथियारों से हिंदुत्व को बढ़ावा देने की कोशिश करी और ऐसे स्लोगन्स बोले जिससे मुस्लिम्स को प्रोवोक किया गया और लड़ाई झगड़ा बढ़ा। इसी बात पर हर्ट होकर के शशि थरूर साहब ने एक प्रेजेंटेशन दिखाई कि क्या सच्चाई में हिंदुत्व यही है जिसे दर्शाया जा रहा है या हिंदुत्व की परिभाषा को मोल्ड किया गया है, जिसके अंदर उन्होंने अपनी किताब में बताया कि महात्मा गांधी का हिंदुत्व क्या था और किस तरीके से डिस्टॉर्टेड हिंदुइज्म की परिभाषा को रिप्रेजेंट किया गया है। आज के लिए इस कंसेप्ट को इसी पॉइंट पर समाप्त करते हैं। इसके बाद फर्दर हम नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे ही आर्टिकल्स लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।